क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 नए साम्राज्य और राज्य। इसकी शुरुआत कर चुके थे। इसके चौथे टॉपिक तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम उससे अगले टॉपिक पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों से शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडुकेट। अब इस टॉपिक के एक एक पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड, जैसा हमारा रूटीन रहता है एनसीईआरटी बेस्ड, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस आधार को मजबूत करने के प्रयास से शुरू करते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय रहे और उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें अनेक पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार, जो कि उनके कवि हैं, उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है, तो नाम से क्लियर, हर्ष का मतलब आनंद। और कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि अब वो आनंदित नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते हैं और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया और इनके बारे में कक्षा 7 में पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? आखिर कोई राज्य जब अपना प्रशासन, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो करता है, चलाता है, तो उसके क्या क्या कारण होते, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। जैसे आज भी देखोगे तो टैक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव होती है। यदि टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं या जितने भी सरकारी अफसर हैं, उनकी सैलरी कहाँ से पे होगी? तो वो एक माध्यम बनता है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे और आज भी वही हैं, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर अब क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता गया तो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या सैन्य शक्ति जुटाना हो, इसके लिए उन्हें बाकियों की भी मदद लेनी पड़ रही थी। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, यानी कि कुछ ऐसे पद थे जिन्हें आनुवंशिक बनाना पड़ा, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, अर्थार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे।
तो ये एक तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिससे पता चलता है कि कैसे चीजें बदलती गई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, एक नए प्रकार की सेना। एक नए प्रकार की सेना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो करने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व था, तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी होते, रथ होते, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे पहले की तरह। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे, तो सेना नायक। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से यह कर वसूलते थे, जिससे वह सेना तथा घोड़ों की देखभाल भी कर लिया करते। साथ ही वह इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, यानी राजा इनको चुनता था और इन्हें कुछ गांव दे देता था कि ये गांव तुम्हारे हैं और इनसे तुम कर वसूलो या इन लोगों से तुम काम लो, ये तुम्हारे ऊपर है। यानी कि उस छोटे से क्षेत्र का वह राजा है। अब वह वहां से कर भी वसूलेगा, अपना जीवन यापन भी कर सकता है, और वहां से कर वसूल करके, टैक्स कलेक्ट करके, कर लेकर के वह राजा को भी देगा, उसका कुछ प्रतिशत उसके पास रहेगा। और वहां से जब राजा को जरूरत पड़ेगी तब वहां से वह लोगों को कलेक्ट करेगा और सेना में उपयोग करेगा। यानी जब देश के लिए, राज्य के लिए जरूरत होगी तब उन लोगों का उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे लोग को जो ये करवाता था उसे सामंत बोलते थे। तो फिक्स्ड कोई सैलरी नहीं होती थी, लेकिन ये यहाँ से कर वसूल कर सकता था। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, यह सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि शासक वर्ग जैसे ही लगता था कि कमजोर हुआ तो उनके अंदर भी सत्ता के प्रति लालच उभर उठता था। तो जैसे उन्हें लगता कि सत्ता कमजोर हो रही है तो सामंत लोग आगे आने लगते थे। तो ये था एक नए प्रकार की सेना जिसे हम सामंत बोलेंगे। अब आते हैं टॉपिक, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। चैप्टर के आगे टॉपिक पे बढ़ते जा रहे हैं और अब हम आ चुके दक्षिण के राज्यों में सभाएं टॉपिक पे। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उस उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम एक व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था और इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो ये दक्षिण के राजाओं की कुछ सभाएं थी, जिनमें से जैसे नगरम था, एक व्यापारी संगठन था और इन पे धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों का, व्यापारियों का बोलबाला रहता, नियंत्रण रहता। तो बहुत सी स्थानीय सभाएं तो शताब्दी तक भी काम करती रही। तो ये हमें यहाँ देखने को मिलता है कि दक्षिण में अलग प्रकार की एक सभाएं। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत सी झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है और इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। और उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, तो ये एक कहानी का एक हिस्सा है, वो देखते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया।
राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे के से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ये कुछ उसका कहानी का हिस्सा था। आगे पढ़ूं तो चीनी तीर्थयात्री फा शियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वह लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। इस एक जगह वानभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर इस तरह कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचता है चैप्टर 10 और चैप्टर 1 की एक जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड नहीं है, तो वो और ऐड करने के बाद जितने भी MCQs और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं अब उनकी शुरुआत कर लेते हैं, ताकि एक एक करके वह भी पूरे हों और एक कंप्लीट वीडियो पता नहीं किस तरह हो सकता है इवन वो भी पार्ट बन के आए, लेकिन अगर यदि वो पार्ट भी बनती है तो भी उसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा कि वो एक ही वीडियो में हो जाए। मतलब शूट करते वक्त हो सकता है वो पार्ट वाइज पार्ट हो, बट जब वो कंप्लीट शूट हो जाएगी तो डेफिनेटली उसको एक ही वीडियो में कंपाइल करके आधे पौने घंटे की तो होगी, तब जाकर उसमें क्लासिक्स हिस्ट्री की कंप्लीट नॉलेज आपसे शेयर करूँगा, तो वो इजी रहेगा। और ये यहाँ पर ये सेशन, ये जो पूरा प्लेलिस्ट थी यहाँ पर ये चैप्टर 10 और 1 से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चंस और MCQs रह जाएंगे, वह और करने होंगे, तब जाकर ये कंप्लीट सेटअप बन जाएगा क्लासिक्स हिस्ट्री का। इसके बाद हम 7th पे, फिर 8th 9th 10th इस तरीके से हम क्लास वाइज बढ़ते रहेंगे और इतिहास के अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।